Hello student, welcome in my next lecture that is reproduction in organism and type of asexual reproduction. Student, last lecture में हमने discuss किया था 4 type of asexual reproduction, that is fission, binary and multiple, then fragmentation, regeneration, budding. Now we start with spore formation and vegetative propagation. तो सबसे पहले हम complete करते हैं spore formation को. Spore formation is a type of asexual reproduction. Let us start student. तो spore formation से पहले, start करने से पहले कि spores कितने type के हैं, हम ये पढ़ते हैं कि spores जो होते हैं ना वो 2 categories में categorize होते हैं, that is endogenous spores and exogenous spore. क्योंकि ये बार बार आता है कि these spores are produced endogenously, these spores are produced exogenously. तो मीनिंग क्या है, कौन से स्पोर्स को हम एंडोजिनस स्पोर्स करते हैं और कौन से स्पोर्स को हम एक्सोजिनस स्पोर्स करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. एंडोजिनस स्पोर्स क्या होते हैं? तो एंडोजिनस स्पोर्स का देखो नाम में मीनिंग है, एंडो इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, एक्सटर्नली. ओके, तो एंडोजिनस स्पोर्स का मीनिंग है स्पोर फॉर्मेशन टेक प्लेस within sporangia, or we can say sac like structure. जो आप लोगों ने बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था वो कार्प्स होते हैं, सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, तो यदि स्पोर फॉर्मेशन विद इन द स्पोरेंजिया होता है, इनसाइड द सेक होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एंडोजिनस स्पोर्स. लाइक दिस, देखो जैसे ये स्पोरेंजिया है. ओके, इसके अंदर स्पोर्स बने, बाहर नहीं बने हैं स्टूडेंट, अंदर के साइड बने हैं. तो ये जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे इनको हम क्या कहेंगे? एंडोजिनस स्पोर्स. ओके, अब हम बात करते हैं आगे कि एक्सोजिनस स्पोर्स क्या होते हैं. तो इसी की रिवर्स डेफिनेशन हो जाएगी एक्सोजिनस स्पोर्स में कि व्हेन स्पोर फॉर्म एक्सटर्नली, यहां पर हम क्या कह देंगे? स्पोर फॉर्म्स externally. Spore formation take place externally. Okay, it is termed as exogenous spores. Like this, जैसे ये कोई sac like structure थी, इसके inside नहीं होके यहाँ पर यदि externally development हो रहा है spores का, तो उसको हम क्या कहते हैं? exogenous spores. आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा. एंडोजेनस स्पोर्स मीन्स विद इन द स्पोरेंजिया, उसके अंदर जब स्पोर्स बनते हैं, और एक्सोजेनियस स्पोर्स मीन्स कि वो स्पोर्स जब एक्सटर्नली बनते हैं, नॉट इन सेक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, अब इसके एग्जाम्पल जो पढ़ने हमको, वो हम इस टाइप के साथ साथ पढ़ेंगे कि जू स्पोर है, कॉनिडिया है, ये कौन से टाइप के स्पोर्स हैं, इनका एग्जाम्पल क्या है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि एंडोजिनस स्पोर्स और एक्सोजिनस स्पोर्स क्या होते हैं. अब हम आ जाते हैं टाइप पे. पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे जू स्पोर्स, और दूसरा लिखा है कॉनिडिया. ओके, तो जू स्पोर्स से स्टार्ट करते हैं हम. जो जू स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, क्या एग्जाम्पल है उसका और कहाँ बनते हैं वो? तो एंडोजिनस. सबसे पहले हम लिखेंगे कि जू स्पोर आर एंडोजिनस स्पोर्स. एंडोजिनस स्पोर्स का मतलब कहाँ फॉर्मेशन हुआ इनका? स्पोरेंजिया के अंदर हुआ है. ओके, और दूसरी बात, ये सिंगल सेल्ड होते हैं. ओके, मीन्स एक सिंगल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है. मोटाइल होते हैं. मोटाइल होने का मीनिंग क्या होगा? फ्लैजेला है वहां पे. ओके, ये मूव कर सकते हैं इजीली. और जू स्पोर जिस सेक लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? जू स्पोरेंजियम. ये देखो, ये पूरी स्ट्रक्चर है, इसको मैं क्या नाम दूंगी? जू स्पोरेंजियम. ओके, और इसके अंदर ये क्या बने? जू स्पोर्स. ये हमारे बहुत सारे जू स्पोर्स तैयार हो गए. ये मैंने फ्लैजेला दिखाई है. फ्लैजेला है वो नंबर में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला सच टाइप ऑफ स्पोर्स आर मोटाइल. मोटाइल मीन्स दे मूव. ओके, तो जू स्पोर्स क्लियर हुआ.
एंडोजीनियस है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है और मोटाइल है क्योंकि फ्लेजेला है। जिस सेक-लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं उसका नाम होता है जूस्पोरेंजियम। और ये स्पोर्स कौन से हो गए? जूस्पोर। अब आपसे कहा जाए एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? तो एग्जाम्पल होगा क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास ये एग्जाम्पल होता है जूस्पोर में। ओके, नाउ स्टार्ट विद कोनेडिया। कि कोनेडिया कौन से टाइप के स्पोर है, क्या मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, और वो क्या एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद कोनेडिया। कोनेडिया, कोनेडिया उसके अपोजिट चलेंगे बिल्कुल जूस्पोर के। जूस्पोर्स क्या थे? एंडोजीनस थे। ये क्या होंगे? एक्सोजीनस। ओके, नॉन मोटाइल होंगे। नॉन मोटाइल क्यों होंगे? क्योंकि फ्लेजेला नहीं होगी, इसलिए वो मोटाइल नहीं होंगे। ओके, उसमें एग्जाम्पल दिया था क्लेमाइडोमोनास। यहां पर हम एक फंजाई का एग्जाम्पल देंगे, दैट इज पेनिसिलियम। आपने पढ़ा होगा पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं। और उसका डायग्राम देखो तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। यहाँ पर जो एग्जाम्पल होता है वो होगा पेनिसिलिन। सॉरी, पेनिसिलिन तो मेडिसिन होती है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। अब डायग्राम से देखो इसको, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखो स्टूडेंट, ये है कोनेडिया। फॉर्मेशन किसी सेक-लाइक स्ट्रक्चर में नहीं हो रहा ना, आउटसाइड हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है इनका। कोनेडिया हो गए। और जिस एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे ये अराइज होते हैं, उसको हम नाम देते हैं कोनेडियोफोर। ओके, तो आई थिंक इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोनेडिया कैसे दिखते हैं और कोनेडियोफोर कौन सा होता है। ये जो एग्जाम्पल है आपके सामने, ये किसका है? पेनिसिलियम नोटेटम का। मेडिसिन कौन सी ऑब्टेन करते हैं? पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बताया था सबसे पहले इसके बारे में। ओके, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ स्टूडेंट आपको। अब आप आइए अबाउट जेम्यूल्स। कि जेम्यूल्स होते हैं वो किस में होते हैं, क्या होते हैं, और एग्जाम्पल क्या होगा, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट जो जेम्यूल्स है उसका अच्छा एग्जाम्पल है हमारा स्पंज। पॉरीफेरंस जो होते हैं, साथ साथ ये भी याद रखो हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ते हो ना, अपने माइंड में स्ट्राइक करो कि हाँ कौन से फाइलम से बिलोंग कर रहा था, कहाँ हमने पढ़ा था इसको। ये तो आपने एक कैटेगरी पढ़ी थी, दैट इज पॉरीफेरा। तो स्पंज होते हैं ना, वो पॉरीफेरंस होते हैं। ओके, तो स्पंज पॉरीफेरा के मेंबर्स हैं। अब जेम्यूल्स क्या होता है? ये जो पॉरीफेरंस होते हैं ये तो हार्ड कवरिंग है, टार्ट कवरिंग है, 3 लेयर्ड कवरिंग होती है। 3 लेयर्ड कवरिंग में ये जेम्यूल्स, ये हैं जेम्यूल्स। अब इसको कुछ गेम्यूल्स बोलते हैं, कोई जेम्यूल्स बोलते हैं, बट ये जेम्यूल्स हैं। ये जेम्यूल्स क्या होते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब जर्मिनेशन होगा इसमें, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपने आप को बाहर ले आएगी। मीन्स की जो ये इसकी कवरिंग है जिसको प्रोटेक्शन दे रही, एक तरह से सिस्ट बोल सकते हैं हम, जो भी हार्ड कवरिंग प्रोटेक्शन देती है उसको। फेवरेबल कंडीशन आई, ये जेम्यूल्स अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में जो मेन पॉइंट है ना, एक रिव्यू लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा एक्सोजीनियस स्पोर, एंडोजीनस। एंडोजीनस दैट फॉर्म विद इन द सैक लाइक स्ट्रक्चर या विद इन द स्पोरेंजिया। एग्जाम्पल कंसिडर होगा इसका जूस्पोर, मीन्स क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजेलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। एक्सोजीनस की बात करें तो जो एक्सटर्नली बनते हैं, पेनिसिलियम एग्जाम्पल दिया था। और जो कोनेडियोफोर होते हैं ना, उस पर कोनेडिया की फॉर्म में लगते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ओके,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इसमें जेम्यूल्स का। जेम्यूल्स में हम किसका एग्जाम्पल देंगे? स्पंज का। तो स्टूडेंट अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग, सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम काउंट कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को, और जितने भी टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो भी प्रोजेनी रेडी हुई है उस प्रोजेनी को हम उसका क्लोन कहते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रोजेनी तैयार होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट बॉडी, इसलिए हम उसको क्लोन नाम दे सकते हैं। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। आपसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो प्रोजेनी बन रही है क्या उसको क्लोन कह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस, बिकॉज दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट बॉडी। इट इज क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है ये प्लांट्स में, तो हमने नाम क्या दे दिया? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? कि विदाउट सीड, without seed with any plant part. When new plant grow without seed but any plant part, with the help of any plant part, it is termed as vegetative propagation. अब वो प्लांट पार्ट रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, लीव्स हो सकती है, कोई भी पार्ट हो सकता है जिससे ग्रो करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। तो सबसे पहले पोटैटो की बात करते हैं। बहुत वेल नोन और कॉमन एग्जाम्पल है पोटैटो, जिसमें आई ऑफ पोटैटो जो होती है ना, उसको जब हम ग्रो करते हैं तो नए पोटैटो बनते हैं। किस तरह से? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो पोटैटो है, जिसका डायग्राम में या थोड़ा सा ऐसा रफली बना रही हूँ, हालांकि अमीबा की तरह लग रहा है, पोटैटो तो कम लग रहा है, बट फिर भी ये देखिए। ओके, इसमें आपने ये वाले पार्ट देखे होंगे स्टूडेंट, नॉचेस देखी होगी बनी हुई। ओके, तो ये जो नॉचेस है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? उससे पहले ये जानना जरूरी है कि पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। और ऑब्वियस है, कोई भी स्ट्रक्चर स्टेम है तो उसमें नोड भी होंगे और इंटरनोड भी होंगे। ओके, तो यहाँ पर इस पोटैटो में ये जो नॉचेस वाला पोर्शन है स्टूडेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नोड को, क्योंकि पोटैटो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है। ओके, तो ये नोड है और बीच वाला पोर्शन फिर किसको रिप्रेजेंट कर देगा? इंटरनोड को। इट इज क्लियर? अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी जो न्यू बर्ड्स अराइज होती है वो हमेशा कौन से पोर्शन से होती है? नोड से होती है, ना कि इंटरनोड से। तो आप जब भी पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाना चाहोगे तो ये जो आई वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको कट करते हैं और जो सॉइल होती है जहाँ फेवरेबल कंडीशन है उसको बुरिड कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और नया प्लांट अराइज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पोटैटो से बहुत सारे जो पोटैटो है ना वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है, एक ट्यूबर है ये, और इसमें जो आई वाला पोर्शन है जो एक्चुअल में नोड है उससे न्यू पोटैटो ग्रो होते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज जिंजर, अदरक। सबने देखी हुई है अपने घर में जो जिंजर होती है उसमें किस तरह से प्रोपेगेशन स्टार्ट हो सकता है। तो जिंजर भी मॉडिफिकेशन शो करता है स्टेम का। तो जिंजर में भी आपने इस तरह की ऐसी लाइंस बनी हुई देखी है, इस तरह से लाइक दिस, ये लाइन लाइन बनी हुई होती है। तो यहाँ से ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइव हो जाती है। ये नोड वाला पोर्शन और ये हो गया इंटरनोड और ये नोड। तो जो राइजोम है, जिंजर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं? राइजोम। तो वहाँ भी जो ये राइजोम है इससे हम न्यू जिंजर ऑब्टेन करने के लिए जो नोड वाला पोर्शन है वो हमें ग्रो करना पड़ेगा। यदि आप ये वाला सिर्फ इतना पोर्शन ग्रो करते हो तो न्यू जिंजर अराइज नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप नोड को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। इसका एक अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे रोज की कटिंग करते हैं हम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में चला जाता है ये। तो कटिंग करते हो आप, तो जो भी एक स्टेम लाते हो ना जहाँ से भी उसको लगाने के लिए, तो ये ध्यान रखते हो उसमें नोड जरूर आए। ये जो स्टेम लाते हैं ना उसमें ये वाला पोर्शन है ना वो आना जरूरी होता है, क्योंकि न्यू बर्ड है वो यहीं से अराइज होती है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी टॉपिक है ये, एग्जाम्पल याद रखने जरूरी है हमें। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम
bulbil, agave. It's a species of aloe. एलोवेरा सबने नाम सुना होगा। तो एलोवेरा जो होता है या अलोए होता है ना, उसकी एक स्पीसीज होती है अगेव। और अगेव में जो फॉर्मेशन होता है न्यू प्लांट का, वो किससे होता है? बल्बिल से। ओके, इस तरह की स्ट्रक्चर शो करता है स्टूडेंट, लाइक दिस। यहां पर तो ये जो बल्बिल वाला पोर्शन होता है उससे क्या अराइज होते हैं? न्यू अगेव रिप्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो मेन जो पॉइंट है ना इसमें याद रखने के, वो आपको एग्जांपल याद रखने होते हैं। जैसे इसमें आई ऑफ पोटैटो है, जिंजर में राइजोम है, अगेव में क्या होता है? बल्बिल होता है। ऐसे ही बात कर लेते हैं हम ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड या जो मार्जिनल बर्ड्स होती है, एडवेंचरस बर्ड्स होती है, उनसे रिप्रोडक्शन होता है। किस तरह से? देखो, ये मैंने ब्रायोफिलम बनाया यहाँ पे। यहां पर ऐसी लीफ लाइक स्ट्रक्चराइज होती है और ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इसकी रूट्स होती है वो निकली रहती है पूरी ब्रायोफिलम पे। अब जैसे ये लीफ बर्ड, ये पूरी ब्रायोफिलम की लीफ बनाई मैंने यहाँ पे, और जैसे ही इसके ये मार्जिनल बर्ड्स होते हैं ना, ये नीचे जमीन में गिरते हैं, तो यहाँ पर रूट्स में अटैच होके इसकी रूट्स और एक नए प्लांट्स को राइज करती है। तो एग्जाम्पल है, अब वेल नोन है, आप देख सकते हैं। और इस इमेज में भी आपको एक्चुअल में क्लियर हो रहा है कि ब्रायोफिलम है वो कैसा दिखता है और किस तरह से उसकी जो बर्ड होती है, लीफ बर्ड्स होती है, वो ग्रो करके एक नया इंडिविजुअल होती है उसको प्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट आता है लीफ बर्ड के बाद ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ के लिए कुछ एक दो बातें और हैं, वो भी आपको बतानी है कि वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल भी है। तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों है, उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि वाटर हाइसिंथ में रिप्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है? ऑफसेट्स होते हैं। किस तरह से? ये एक एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक प्लांट है, तो इसमें ये देखो स्टूडेंट, आप ऑफसेट इसकी शो हो रही है यहाँ पर। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या होती है? ऑफसेट। और ये इसकी लीफ पिटियोल है और ये इसकी लीफ है। ये होती है पिटियोल और ये होती है लीफ। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन होता है, ये इसकी रूट्स आ गई, इसी से ही, इसी ऑफसेट से ही एक नया जो प्लांट है ना वो अराइज होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो सब में अलग अलग मोड है। जैसे इसमें ऑफसेट, ये इस वाले पोर्शन को आप मिट्टी में दबा दो, थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाओ, तो वहां से रूट्स अराइज हो जाएगी और एक न्यू प्लांट अराइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपसे पूछा जाए वाटर हाइसिंथ में, तो आपका आंसर होगा ऑफसेट। ये वाला क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, अगेव वाला, ये तो बार बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बल्बिल होता है इसमें स्ट्रक्चर। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें मेनली डिटेल नहीं पूछेंगे, क्योंकि तो 10th लेवल का हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, भी इंपॉर्टेंस भी डिस्कस करेंगे, बट मेनली आपसे ये नाम पूछे जाते हैं। ओके, तो आई थिंक वाटर हाइसिंथ क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अब वाटर हाइसिंथ की हम बात कर रहे हैं ना, वाटर हाइसिंथ जो है वो टेरर ऑफ बंगाल क्यों है? स्टूडेंट, ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इन्वेजिव। इन्वेजिव का मीनिंग होता है इसको बाहर से लाके इंट्रोड्यूस किया हमने। कारण था इसका बहुत सुंदर फ्लावर होना, कलर होना, तो बाहर से लाए इसको इन्वेजिव स्पीसीज इसलिए बोला इसको क्योंकि बाहर से इंट्रोड्यूस किया। अब इसने क्या किया कि अपने प्रोजेनी को बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज किया। जिस वाटर बॉडी में ग्रो हुआ ना, ये पूरी वाटर बॉडी को इसने कवर कर लिया। कवर करने से वहाँ ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो ऑर्गेनिज्म के पास कम हो गई। एक्वेटिक लाइफ को तो ऑक्सीजन मिली नहीं क्योंकि इसने ड्रेन कर ली सारी, तो वो मरना शुरू हो गए। इसलिए इसको क्या कहा गया? टेरर ऑफ बंगाल। जहां भी ये उगता है ना, वहां पर एक्वेटिक लाइफ होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये था स्टूडेंट अबाउट वाटर हाइसिंथ। दिखने में बड़ा सुंदर होता है इसलिए इंट्रोड्यूस किया था हमने इसको। अब ये तो थे कुछ एग्जाम्पल जिसके नेम के साथ एग्जाम्पल है। अब कुछ जो सर्कस दिया हुआ है
या फिर रनर्स दिए हुए हैं, या फिर बल्ब, अब उनके कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो वो तीनों एग्जाम्पल भी आपको मैं बताती हूँ। उसके बाद फिर हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करें दी बल्ब कि बल्ब के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, तो बल्ब के थ्रू होता है अनियन एंड गार्लिक। जो लहसुन और प्याज की बात करते हो घर में, उसमें आपसे पूछ ले कि जो वेजिटेटिव यूनिट कौन सी है, तो आपका आंसर होगा बल्ब। अब बात होती है स्टूडेंट सकर्स की और रनर्स की। तो स्टूडेंट जो सकर्स है ना, उसमें एग्जाम्पल आता है मिंट, और जो रनर है उसमें एग्जाम्पल आता है ऑक्जेलिस। ओके, हाँ जी, सकर्स में मिंट है और रनर में ऑक्जेलिस है। आप घर में भी मिंट उगाते हो तो देखते हो कि जैसे जैसे उसकी वो ब्रांच होती है, वो जो सकर्स होते हैं जहां जहां मिट्टी में दबते जाते हैं वहां से नया मिंट ग्रो होता जाता है। तो ये थे कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मीन्स, और ये आर्टिफिशियल नहीं थे स्टूडेंट, नेचुरल मीन्स थे। आर्टिफिशियल भी बहुत अलग वैराइटीज होती है जिसमें लेयरिंग आ जाता है, कटिंग आ जाता है, और भी लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल होते हैं। ओके, तो ये हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया। अब इसके साथ में कि इम्पोर्टेंस क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, बिना इम्पोर्टेंस के तो कोई भी रोल प्ले नहीं होता नेचर में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस होती है इसकी, जो इम्पोर्टेंस है वो बताते हैं आपको। नंबर 1, जेनेटिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होंगे। चीपर टेक्निक होती है, सस्ती होती है, कम पैसा लगता है, तो हम कह सकते हैं मोर इकोनॉमिकल भी होती है। लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है, टाइम कम लगता है। विदाउट सीड ग्रो हो सकती है, तो यदि आपके पास में, ये प्लांट के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो सीड नहीं बना पा रहा, तो भी हम ग्रो कर सकते हैं। डिजीज फ्री होती है। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ पॉइंट है कि जेनेटिकली सिमिलर है और चीपर है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और विदाउट सीड भी ग्रो हो सकता है, डिजीज फ्री प्लांट भी ऑब्टेन करते हैं, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की इतनी वैल्यू है। आर्टिफिशियली भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन है ना, वो हमने कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद डिटेल की तरफ मूव करेंगे। तो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।